सो हेलो एंड एक बार फिर से तैयार हो जाइए अपनी प्रिपरेशन को और नॉलेज दोनों को बढ़ाने के लिए विद दिस डेली क्विज सेशन। और देखते हैं आज क्या करंट अफेयर्स हैं, हमारे पास क्वेश्चंस हैं और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लेंगे, सो दैट यू विल गेट दिस आइडिया दैट यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे उनको अप्रोच करना है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्विज सेशन है, इस डेली क्लास का लिंक आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे प्राप्त होता है, इसके पीडीएफ यहाँ मिल सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लें। Let's move to the first question here. With reference to a kilonova, kilonova अभी चर्चा में था। kilonova के बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। kilonova इज अ ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। क्या ये एक तरह की ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, मतलब कुछ छोटे समय के लिए रहने वाली कंपैरेटिवली। दैट अकर्स व्हेन टू गैलेक्सीज मर्ज, जो दो गैलेक्सी के कॉम्बिनेशन से, उनके मर्जिंग से क्रिएट हो रही है। क्या किलोनोवा की वजह से ब्लैक होल का फॉर्मेशन भी हो सकता है? सो दिस वाज इन न्यूज, व्हाट शुड बी द आंसर। इसी संडे को हिंदू के अंदर आर्टिकल इस पे हमने किया था। तो देखिए, किलोनोवा जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन। फाइन, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन हियर। आपने नाम सुना होगा सुपरनोवा का। सुपरनोवा कब होता है? वो भी एक्सप्लोजन होता है जब कोई स्टार डाई करता है। किलोनोवा के केस में क्या है, जब कोई बड़ा स्टार डाई करता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनाता है। ठीक है, तो दो दो जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, उनकी कॉलिजन की वजह से, उनका जब कॉलिजन होगा, इस तरह से टकराव होगा, तो जो यहाँ पे एक एक्सप्लोजिव इवेंट, एक्सप्लोजन होता है, वी कॉल इट किलोनोवा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सी लिखा हुआ है। यहाँ पे या तो दो न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं, एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल हो सकता है, और ये एक ट्रांजिएंट इवेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कॉलिजन होगी, इसकी वजह से ब्लैक होल का क्रिएशन भी हो सकता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और इसी वजह से आपका आंसर बी चला जाएगा। जिन बच्चों ने बी कराया वो सही है। As I mentioned, on this Sunday we have discussed this particular thing, kilonova, in the Hindu session, जो आपका मॉर्निंग में होता है सुबह 7:30 बजे। इसी चैनल पे डेली क्लास होती है। मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट क्लास ऑन डेली बेसिस। और ठीक है, इसकी वजह से ब्लैक होल फॉर्मेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन इन न्यूज़ अ लॉट। आपने सुना होगा भी, जॉर्ज सोरस को लेके जो कंट्रोवर्सी थी, उस वजह से भी चर्चा में थी। खैर, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। द कॉन्फ्रेंस ओनली फोकसेज ऑन द मिलिट्री इशूज़। ये जो कॉन्फ्रेंस है, क्या ये केवल मिलिट्री इशूज़ पे फोकस करती है? इट इज़ मेनली अटेंडेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग नेशंस इज नॉट अलाउड। ये डेवलपिंग देशों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो दिस इज अगेन अ वेरी जनरल क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर परस्पेक्टिव। वैसे डिफिकल्टी लेवल में मॉडरेट है, ईजी नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन हियर। देखिए, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, शुरुआती दौर में इसको शुरू किया गया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी जो डेवलप्ड देश हैं, फाइन, उस समय पे कोल्ड वार का एरा था जब इसको स्टार्ट किया गया, और डेवलप्ड जो देश हैं वो साथ आए, और एंटी सोवियत एक ब्लॉग यहाँ पे बनाया। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में मिलिट्री इश्यूज़ पे फोकस था, लेकिन जब कोल्ड वार एंड हो गया तो ये क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ पे भी फोकस कर रहा है। सो एट प्रेजेंट इट्स मैंडेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट, ओनली फोकसेज ऑन द मिलिट्री इशूज। हमेशा याद रखो, यूपीएससी में जब भी ओनली या इस तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है गलत है या सही है। वहाँ पे बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। अपनी अलर्टनेस उसको बढ़ा दीजिए, और उस स्टेटमेंट को एक दो बार ध्यान से पढ़िए कि क्या ये बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट तो नहीं है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं है, इस तरीके से। इस केस में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको ले रही है। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज इज देयर। इट इज मेनली अटेंडेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग एंड अदर नेशंस हैज आल्सो बीन encouraged. So the second statement is also wrong. Answer goes D. D is the right answer. डी यहाँ पे सही आंसर है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। इसको लेके इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था। ग्लोबलाइजेशन की वो डिबेट वहाँ पे थी कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन कुछ इंटरफ्रेंस भी हो रहे हैं। अगेन वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन द हिंदू ईयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है चीता। तो ये चीता काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है और अभी वापस से चर्चा में आ गया था। पहले न्यूज़ में था कि चीता ला रहे हैं, री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। अब वापस से है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से अभी रिसेंटली 12 चीते इस तरह से लाए जा रहे हैं। We have covered this topic so many times, so I think this is a kind of easy question. You should all answer this question. एशियाटिक चीता की वजह से, मतलब इसके एक्सटिंक्शन
है ना। इसके एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें, ये विलुप्त हुआ है। अगर एशिया के अंदर इस तरह से एक्सटिंक्शन हो रहा है, इंडिया के अंदर जो एक्सटिंक्शन हुआ है एशियाटिक चीता का, क्योंकि इंडिया से विलुप्त हो गया, तो उसके क्या क्या रीज़न है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है। सेकंड रीज़न कह रहा है, सेकंड में स्टेटमेंट है एशियाटिक चीता इज क्लासिफाइड एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। क्या एशियाटिक चीता आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एक्सटिंक्ट है? दो स्टेटमेंट है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है ना, चीता हो या कोई भी एनिमल हो, अदर स्पीशीज़ हो, उसका अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हंटिंग है या फिर उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो डेफिनेटली एक्सटिंक्शन की तरफ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट हियर। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एशियाटिक चीता को क्लासिफाई कर दिया एक्सटिंक्ट स्पीशीज के रूप में। तो देखो एशियाटिक जो चीता है एक अफ्रीकन चीता है जो हम लाएं। एशियाटिक चीता इंडिया से तो एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन ईरान के अंदर मिलता है, तो ईरान में मिल रहा है, तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें उसको एक्सटिंक्ट करार नहीं दिया है। सो दिस स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज बेसिकली ट्रिकी स्टेटमेंट, जो कि सही नहीं है क्योंकि ईरान में ये मिल रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। फाइन। एशियाटिक चीता के बारे में कई कई बार हमने इस तरह से डिस्कशन कर लिया है। इसको जो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लाए गए हैं। अफ्रीका से हम लाए हैं, पहले नामीबिया से 8 चीते लाए, ये वापस न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि 12 चीते हम साउथ अफ्रीका से लेके आए। नेक्स्ट है यू हैव दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है 2016 के अंदर, 2016 में। चलिए इसको पढ़ते हैं और आंसर करने का प्रयास करते हैं। 2016 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स यूज बाय द स्प्री टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रही, 2016 में पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्प्री लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। अभी जो है चेंज हो गया है तो पहले स्प्री की तरफ से ही किया जाता था। तो ये पूछ रहा है कौन कौन से इसमें इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। हमने इसको पढ़ा है 4 इंडिकेटर होते हैं। क्या वो 4 इंडिकेटर में से यहाँ पे कोई इंडिकेटर है, ये आपको बताना है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी। फाइन। स्टंटिंग मतलब हाइट कम हो जाती है, तो ये भी इंडिकेटर है। अंडर नरिशमेंट भी है, चाइल्ड मोर्टालिटी भी है, और चाइल्ड वेस्टिंग भी, जो वेट कम होता है बच्चों का, वो भी है। तो यहाँ तो आंसर में तीनों आएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक बहुत ही जनरल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर तो ये आपके लिए क्या है, लड्डू है। ये क्वेश्चन क्या है, लड्डू है। मतलब ये इतने ईजी मार्क्स हैं जो आपको छोड़ने नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर हियर। और जैसा मैंने कहा कि 2016 में क्वेश्चन पूछा था इसलिए स्प्री लिखा था, लेकिन 2018 के बाद से ये जो रिपोर्ट है, ये वेल्थ हंगर हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये वेल्थ हंगर हिल्फ जर्मन एक तरह का एनजीओ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरिश है, तो ये दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपना निकाल रहे हैं। इंडिया की रैंक काफ़ी नीचे जा रही है, आप देखोगे आउट ऑफ 121 कंट्रीज इंडिया की रैंक है 107 प्लेस पे। ठीक है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? ये 4 इंडिकेटर्स हैं, वेस्टिंग, स्टंटिंग, मोर्टालिटी, अंडर नरिशमेंट। 100 के स्केल पे यहाँ पे करते हैं, और 100 का मतलब बहुत ख़राब स्कोर है, जितना कम स्कोर है उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। There has been a persistent deficit budget year after deficit budget year after year। ये कह रहे हैं कि हमारा बजट डेफिसिट जो है ये देखने को मिल रहा है, मतलब खर्चा ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, खर्चा ज़्यादा है और आपकी जो रिसिप्ट हैं वो कंपैरेटिवली कम है। तो ये कह रहे हैं कि हमें ये डेफिसिट को रिड्यूस करना है। तो डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो इनमें से कौन से ऑप्शन है जो हमें सहयोग करेंगे, किस चीज़ में? व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द डेफिसिट। कौन से ऐसे जो भारत सरकार के प्रयास है जो डेफिसिट को कम करने में मदद करेंगे। फर्स्ट वन, रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब किसी भी तरह का खर्चा हो, खर्चा कम होगा तो अच्छी बात है ना। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सो फर्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता, जिसमें सरकार ने कुछ क्या दिया हुआ है, सैलरी, पेंशन, है ना, सब्सिडीज़ वगैरह, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब इसमें आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो होना चाहिए आंसर में होना चाहिए। तो इसको आप एलिमिनेट करो। हमेशा ध्यान रखो, एक रूल बना लो, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, अटैम्प्ट बढ़ाने हैं, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो हमेशा ध्यान रखो यूपीएससी में जब भी 3 या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे इसमें 4 स्टेटमेंट है, और ये क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। हर साल बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1, 2, 3 या 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट है, जैसे इसमें। तो जब भी 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो या 3 स्टेटमेंट हो, एलिमिनेशन करना है, जैसा हमने यहाँ पे किया। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, नाउ यू आर डैम श्योर कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज 100% राइट, क्योंकि खर्चा अगर कम होता है तो अच्छी बात है ना।
तो आपने इसको हटा दिया क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन नहीं है और आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन आंसर में होना चाहिए। सेकंड कह रहे हैं नई वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करना। कम ऑन, नई वेलफेयर स्कीम लॉन्च करोगे, पैसा लगेगा, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो डेफिसिट बढ़ेगा। तो आपको ये पता है कि सेकंड स्टेटमेंट आंसर में नहीं आएगा क्योंकि हमें डेफिसिट कम करना है। जब सेकंड स्टेटमेंट आंसर में नहीं आएगा तो आपके पास क्या है, ए और सी दो ही ऑप्शन बच रहे हैं। In any case, the first statement is right. Now you need to identify whether this third statement is right or not, and you will get your answer. थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रैशनलाइजिंग सब्सिडी। रैशनलाइजिंग सब्सिडी मतलब जो अननेसेसरी सब्सिडीज हैं जो सरकार छूट दे रही है उनको बंद कर देना। ठीक है, जहां पे जरूरत है वहां चालू रखना। सो डेफिनेटली इससे अननेसेसरी खर्चा बंद हो जाएगा। सो थर्ड स्टेटमेंट कुड ऑल्सो रिड्यूस द डेफिसिट हियर। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 1 और 3, सी इज द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर है। इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट कि आपने क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें आपको याद है, नॉलेज को चेक नहीं कर रहा है। नॉलेज तो मिनिमम है, उसके अलावा और कुछ चीज़ें भी आपको देखनी है और इस तरीके से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि यूपीएससी को पता है आप प्रेशर सिचुएशन में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। डेलिबरेटली यूपीएससी इसी तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है जहाँ पे आपकी रीजनिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी चेक किया जा सके। सो दिस इज ऑल। ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए, अनअकैडमी पे अपना पूरा कोर्स आप कर सकते हो। पूरी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो। किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ना लाखों रुपए खर्चा करने की ज़रूरत है। आप देखोगे आपका जो जीएस और ऑप्शनल दोनों की प्रिपरेशन है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग एंड ऑल, ये केवल 50,000 है। मात्र 50,000 रुपये इसकी फीस है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। यूज द कोड RBLive टू गेट दिस ह्यूज डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा इसके ऊपर। इसके अलावा आइकॉनिक के कुछ एडेड एडवांटेज है, इसके लिए भी जा सकते हैं। 16 फरवरी से नए बैचेस हैं, इनके लिए भी आप जा सकते हैं। और ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, और राजेंद्र नगर में ऑफलाइन भी पूरा कंडक्ट किया जा रहा है। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।